अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सैयद रमीज़ अहमद माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी नागपुर से आप तमामी हज़रात से मुखातिब हो रहा हूँ। और यहाँ आपसे मुखातिब होने का एक रीज़न यहाँ पे है कि माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बहुत ही फ्रंट लाइन में काम करने वाले और हमारे विदर्भ के उपाध्यक्ष सैयद आसिम अली के मुतालिक जो चर्चाओं का माहौल गर्म है, जो उनको लेके तंजीम और पार्टी को लेकर ऊपर में जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसके मुतालिक मैं आपसे आज कुछ बात करना चाहूँ। मसला ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 2 साल करीब कबल लखनऊ के अंदर में गुस्ताख कमलेश तिवारी नामी जो है, इसका एक मर्डर हुआ। इसके अंदर में 13 बेगुनाहों को जो आरोपी बनाया गया, उसमें सैयद आसिम अली भी और इस वक्त फील्ड वक्त जो है वो लखनऊ जेल के अंदर कैद है। सैयद आसिम अली जो है इस वक्त जेल के अंदर तो है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि आज भी जो है सैयद आसिम अली अपने कामों को लेके, अपनी बेबाकियों को लेके हम सभी के दिलों में राज कर रहे हैं। सैयद आसिम अली जो है आज भी बहुत मजबूती के साथ में अपने कामों को लेके, अपने अज़म को लेके डटे हुए हैं। जेल में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मजबूत है। और जिस तरीके से बाहर और ये चर्चाओं का माहौल गर्म होता है कि आसिम अली ऐसे हो गए, वैसे हो गए, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं जिस तरीके से दूसरे आरोपी उस तरीके से सैयद आसिम अली भी जेल में है। आज मैं यहाँ वीडियो में मुखातिब होने का मेरा मेन मकसद ये है कि जब ये जिस वक्त से ये प्रकरण शुरू हुआ है, ये केस जो चालू हुआ है, यानी कोर्ट के अंदर ये जब केस इनपुट हुआ है, उस वक्त से कई ऐसी नामनहाद तंजीमें हैं जो चंदाखोरी के चक्कर में और चंदा जमा करने के चक्कर में, शर्म तो इस बात की आती है कि नामूस रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे हसास मसले के ऊपर भी लोग चंदा खा के अपनी दुकान चलाने के लिए लोग जुड़े हैं। तो लखनऊ की एक ऐसी तंजीम है, तंजीम फ़रोग इस्लाम है, जिसकी बुनियाद गालिबन लखनऊ से है। इनका हेड ऑफिस दिल्ली में, इसके सरबराह कमर गनी उस्मानी साहब। मैं कमर गनी उस्मानी साहब और उनकी सारी टीम का, और आज जो जिस हद तक के वो गिर गए और जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, उसको हर चीज़ पर आज एक्सपोज करना चाहूँगा। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूं कि जिस वक्त से ये प्रकरण हुआ उस वक्त से मैं इस केस के अंदर में हर नुक्ते नज़र को मेरे सामने से ये सब चीज़ें गुजरी है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं वाहिद ऐसा शख्स हूँ कि वकील लोकल हजरात से भी मैं कंटिन्यू रब्ता में रहा। और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या हुआ। जिस दिन से सैयद आसिम अली को यहाँ से सैयद आसिम अली ने सबसे पहले अपनी बात जो है यहाँ पर उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया ATS में। सरेंडर करने के बाद में यहाँ पर उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था। उस वक्त भी वो मेरे साथ थे। और इंक्वायरी के लिए बुलाने के बाद में जब उनको वहाँ पे उनको अरेस्ट दिखाया गया, उस वक्त यहाँ पे नागपुर के अंदर इलेक्शन चल रही थी। और जब उनको यहाँ से लखनऊ लेके गए, लखनऊ ले आने के पहले ही जब यहाँ से नागपुर से ट्रांसलेट ऑर्डर लिया जा रहा था, उसी वक्त जो है हमारा एडवोकेट लखनऊ के अंदर में तैयार हो गया। हमारा एडवोकेट जो है एडवोकेट जलालुद्दीन, जो कि सवार रामपुर के यूपी के ही बेस्ट क्रिमिनल लॉयर में से एक, हमने अपने काम जो है 80% जो है वहाँ पे कंप्लीट कर लिया। 20% जो डॉक्यूमेंटेशन का वक्त था, जैसे ट्रांसलेट ऑर्डर की कॉपी और सारी चीज़ें मेरे ज़िम्मे थी और मैंने वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया। वो सब करने के बाद में यहाँ से जब आसिम को यहाँ से लेके गए, उसके बाद में लखनऊ के अंदर में इनकी इंक्वायरी चल रही थी। वहाँ जब सारे 13 बेगुनाहों को जब अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद में करने के बाद में अभी कशमकश शुरू हो गई थी कि इन लोग की बेल का क्या होगा। घर वाले ऑब्वियसली किसी के घर का बच्चा घर से जेल में जाता है तो वो लोग घबराते हैं। उसी तरीके से आसिम और उसके जितने भी लोग साथ में 13 लोग आरोपी, सभी के घर वाले घबरा गए क्योंकि बच्चों को उठा लिया गया। अब इनको उठाने के बाद में ये हुआ कि उनके घर में ये चल रही थी बातें कि भैया आसिम जो है उसका केस का कैसा क्या करेंगे। सब परेशान हाल थे, तकलीफ में थे। इस वक्त में कमान तंजीम माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी और इंजीनियर मोहम्मद हामिद साहब, हम लोग सारे जो तंजीम के लोग, जो तंजीम से जुड़े हुए लोग, ये आसिम के घर पे गए, घर वालों को हिम्मत दिए और उनको बताया कि आप जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह उसको जो हम लोग पूरे तरीके से पूरी ताकत के साथ में केस को लड़ेंगे और उसको बाहर लेके आएंगे। अब ये यहाँ से बात शुरू होने के बाद में सूरत में जो मेन जो दो गाजी थे,
तो इनके घर में पहुंचने वाले सबसे पहली जो थी जमात जो थी ये देवबंद के लोग जो इनके पास पहुंच गए कि हम भैया आपका केस लड़ेंगे। जब देवबंद जमात के लोग इनके पास में पहुंचे तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत खुददार किस्म के लोग हैं। उन लोगों ने इनको साफ मना कर दिए कि हम देवबंदियों हम अपने बच्चों को मरना पसंद करेंगे, लेकिन देवबंदियों की जो परमिशन हम लोग देवबंदियों की हेल्प जो हम लोग ज़रा बराबर नहीं लेंगे। असल में मसला ये है कि देवबंद के जितने भी कोर्ट केसेस हैं उनका एक एडवोकेट है जो बनाम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, जिसका नाम है महमूद पराचा। देवबंद का और जमीयत उलमा हिंद के सारे केसेस जो महमूद पराचा लड़ता है। तो इन लोगों ने इनके घर वालों से, सूरत वालों के घर वालों से ये बताया कि भाई हम लोग का केस जो है एडवोकेट महमूद पराचा लड़ रहे हैं या लड़ेंगे, या बताया नहीं, ये आप लोग को आप जो है वो बता सकते हैं। इनका केस जो महमूद पराचा लड़ता है ये बात क्लियर, और ये अभी से नहीं है, जग ज़ाहिर है, क्योंकि देवबंद जितने भी केसेस लेता है वो केस जो है महमूद पराचा ही लड़ता है। अब जब इन लोगों ने देवबंद के लोगों को मना कर दिए, उसके बाद में इनके पास में लखनऊ के एक तंजीम है, तंजीम फ़रोग़ इस्लाम, जिसके बानी है कमर गनी उस्मानी। ये साहब वहाँ पे पहुँचे और इन्होंने फरमाया कि मैं एक सुन्नी जमात से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों का केस जो हमारी तंजीम और हमारे लोग लड़ेंगे, और लड़ने के बाद में हम इंशाअल्लाह को बोले लेके आ देंगे। ठीक है, अब ये सब बात हुई। बात होने के बाद में इन्होंने एक एडवोकेट अपॉइंट किए, हायर किए, जिसका नाम था महमूद पराचा। अभी मैंने आपको बताया महमूद पराचा कौन। महमूद पराचा जो जमीयत उलमा हिंद और देवबंद के केसेस लड़ता है, ये इनका एडवोकेट किसने किया? कमर गनी उस्मानी। मतलब आप समझ रहे, कोर्ट में जो जा रहा है, आपने जिसके हाथ में अपनी गर्दन दे दी एक तरीके से, जो आपका केस लड़ने जा रहा है वो कौन है? देवबंद का और जमीयत उलमा हिंद का केस लड़ने वाला महमूद पराचा, एडवोकेट महमूद पराचा। एडवोकेट महमूद पराचा के साथ में इन्होंने केस को हाथ में लिया, और हाथ में लेने के बाद में जो है पूरे 12 आरोपियों की सिग्नेचर, 12 नहीं गालिबन 11 लोगों की इन्होंने सिग्नेचर वगैरह ली। इन्होंने जो है एडवोकेट अपना महमूद पराचा को अपॉइंट कर लिया। कमर गनी उस्मानी की जो टीम है, इन लोगों ने ये सब करने के बाद में एक प्रेस नोट दिया, या लोगों के अंदर सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया, और जगह जगह इन लोगों ने फिर अपने जो है ये फंडिंग जो है, फंड रेजिंग का काम इन्होंने शुरू कर दिया, चंदा जमा करने का काम कर दिया। भाई नामों से रिसालत का हम केस लड़ रहे हैं, आपके चंदे की सख्त से सख्त ज़रूरत है, हमको केस लड़ना है। सबसे पहली बात जो है मैं आप लोग बता दूँ, सबसे पहले जब देवबंद के जो वहाँ पे गए थे उन्होंने बोले थे, और उन्होंने प्रेस नोट भी देके पेपर में भी आया था कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेंगे। उसके बाद में कमर गनी जब गए वहाँ पे, तो ये और इनका एडवोकेट, इनका भी एक ये मौक़िफ़ था कि हम लोग केस लड़ लेंगे, ये हम लोग एक फुटी कौड़ी नहीं लेंगे, हम लोग पैसे नहीं लेंगे। और जाहिर सी बात है, हम लोग ने सोचना चाहिए कि जब नामूस रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मसला है, तो कलमा पढ़ने वाले तो हर मोमिन शख्स के ऊपर एक फ़र्ज़ है कि वो जाके अपनी फ्री सर्विस जो भी शोबे में वो जाके अपनी फ्री सर्विस अलॉट करे। तो ये जब हमारे पर फ़र्ज़ है, तो हमने फिर कोई चीज़ का डिमांड नहीं करना चाहिए कि हमको पैसे और चंदे की ज़रूरत है। हाँ, आपके पास अगर नहीं है तो आप बोलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लड़ रहा हूँ, आप आके उसमें हेल्प करिए, चलो ठीक है, इस हद तक है, ठीक। आप लोगों को बता दूँ, इसमें एक आरोपी जो है सैयद कैफी अली, जो कि खुद्दाम दरगाह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ से थे, इनको भी इसमें आरोपी बनाया गया था, जिनको मुफ्ती अज़द रज़ा साहब मस्जिद आली बरेली शरीफ, इन्होंने 11 या 13 गालिबन टीम बना के एडवोकेट्स की, इनको पहले केस अलग करके इनकी ज़मानत ले ली। और ये कब लिया? चार्जशीट जो है पेश होने के पहले ली। जबकि मसला ये है कि लोगों को चार्जशीट के पहले अवेलेबल ऑफेंस है लोगों के लिए, इसलिए इसकी बेल लेगी। वरना कैसा होता है, अमूमन ये होता है केसेस के अंदर पहले चार्जशीट के लिए लोग वेट करते हैं, उसके बाद में लोग बेल लाते हैं। हमारा एडवोकेट जो थे, एडवोकेट जलालुद्दीन, यूपी स्वार के रामपुर के जो बेस्ट क्रिमिनल लॉयर है, स्टार्टिंग से केस को देख रहे थे। हमने सैयद आसिम अली का केस जो इनके पास में दिया, और केस लेने के बाद में इन्होंने एक ही चीज़ बोले कि वहाँ पे मसले जो है बहुत मामला ख़राब है, क्योंकि एक रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ केस है, और इसमें वकीलों को खड़े नहीं रहने दिया जा रहा। फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोले, क्योंकि मसला नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इन्होंने बढ़ के और पूरी डेयरिंग से इस केस को अपना केस को लेने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी तरीके से इसमें लगे हुए थे। और इनका ये कहना था कि पहले 2.5 महीना 3 महीना जितना भी वक्त गुजरता है, वैसे 45 दिन के अंदर चार्जशीट आती है, अब 15 दिन 1 महीना ये लोग एक्सटेंशन लेते हैं, तो गालिबन समझ लीजिए घर से 90 दिन भी हो गए, 3 महीने के बाद में चार्जशीट आया थी।
तो इनका कहना ये था एडवोकेट जलालुद्दीन का कि चार्जशीट पेश हो जाने दो, उसके बाद में हम लोग इसमें बेल डालेंगे, इंशाल्लाह उसको बेल का हम फाज लाएंगे। जब ये मसला आया तो उस वक्त ना कोरोना का नामो निशान था, ना लॉकडाउन का नामो निशान, किसी गुमान में भी नहीं था कि कोई कोरोना नाम का मर्ज भी हो। जब एडवोकेट जलालुद्दीन ने सारी बातें यहाँ पे बताएं कि भैया ऐसा है, तो हम लोग ये चीज़ को लेके सैयद आसिम अली और उनके घर वालों से, उनके रिलेटिव से हम लोग मुलाकात किए और उनको बताया कि भैया हमारे एडवोकेट ने ऐसी बात बोला है, तो अपने को रुकना पड़ेगा। ये सुनने के बाद में हम लोगों ने उनसे परमिशन ली कि अभी हमने क्या केस को आगे हमने फॉरवर्ड करना, हमने लेना लड़ना। तो उनका कहना था कि जी आप ही लड़िए, हम साथ ईमान तंजीम आप ही देखिए, केस लड़े करके। इन लोगों ने पूरा सपोर्ट दिखाया और यही कहा इन लोगों ने कि बोले जैसा एडवोकेट आप सही समझता है और आप लोग सही समझते हैं। और गालिबन किसी के भी घर वाले होते हैं, अगर से ये सब परेशानी आती है तो वो किसी न कहीं जिम्मेदार इंसान को खोजते, तलाशते और भरोसा करते। तो उन्होंने पूरा भरोसा हम लोग को स्टार्टिंग में दिखाया। तो दिखाने के बाद में हम लोगों ने जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो उन्होंने हमको ये बताया कि भैया चलिए ठीक है, आप केस लड़ रहे हैं तो आप केस पे फॉरवर्ड आगे बढ़िए। हमारे एडवोकेट से सब डिस्कशन होने के बाद में ये तय हुआ कि 2-2.5 महीना जैसे भी चार्जशीट पेश होंगे उसके बाद में हम लोग एक बेल के लिए अप्लाई करेंगे। ये बोलने के बाद में हामिद साहब जो हैं, मैं सब लोग जो हैं एडवोकेट के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने लोगों को तफसील से बता दी कि, और केस की रिगार्डिंग हम लोगों ने लोगों को भी बता दिया, अपने लोगों को बता दी कि हमने केस जो है लड़ रहे हैं और इस तरीके से केस को लड़ा लिया। और भी जो केस से जुड़े हुए आरोपी हैं उनके घर वालों ने हमको अप्रोच करने की कोशिश की, जैसे कर्नाटक हुबली से भी हैं एक जाफर सादिक साहब, ये भी तंजीम से जुड़े थे, ये लोग भी जुड़े थे। लेकिन उस वक्त ऐसा सिचुएशन और ऐसा हाइप क्रिएट किया गया था कि लोग एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे बराबर से। फिर भी अलहमदिल्ला हमने उनको केस को लिया। हमारे पास में केस था। हम यहाँ से क्या हुआ, तंजीम फ़रोग इस्लाम से कमर गनी उस्मानी जो है, इनके लोग आसिम और उसके घर वालों को कंटिन्यू फ़ोन करना शुरू कर दिए और फ़ोन कर करके परेशान कर दिया। आसिम के बड़े भाई को फ़ोन करके परेशान कर दिए कि हमने जो केस जो लिए है वो आप जो है हमको दे दो केस, मतलब आसिम का भी केस हमारी तरफ ही दे दो, उससे क्या है सबका वकील एक हो जाएगा, बहुत बेहतरीन वकील है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, ऐसा वैसा। इनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद में इतना इनको मुतासिर किए, इनको यहाँ तक कि इन्वाइट भी किए कि भैया आप आओ वहाँ पे और हम देखो हमारा काम कैसे चल रहा है। ये बेचारे गए वहाँ पे, यहाँ पे जाके देखे कि यहाँ पे जो आरोपी हैं उनके रहने का इंतज़ाम भी है, कमर गनी उस्मानी साहब के घर पे वहाँ अच्छे से अच्छा खाना मुहैया किया जा रहा है, रहने का इंतज़ाम है, आरोपियों को भी कुछ इमदाद वहाँ से पहुँच रही है, कंबल, ब्लैंकेट, रज़ाई, काजू बादाम, किशमिश, बिस्किट, ये सब चीज़ें वो मुहैया करा रहे हैं। ये देखने के बाद में अब किसी की भी औलाद है तो घर वाले सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है यहाँ से हमको मिल रहा है। लेकिन यहाँ कैसा हो गया कि हमने जब गए थे तो उनसे घर वालों से परमिशन लिए, क्योंकि हमको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, आसिम हमारा ही बंदा था और हमको किसी उसके केस के लिए घर वालों से हाँ परमिशन ली जाती, लेकिन हमने फिर भी एक डिसिप्लिन दिखाया और हमने एक बड़ापन दिखा के हमने जाके वहाँ से परमिशन ली घर वालों से कि हमने केस लड़ा। उन्होंने कहा ठीक है आप केस लड़िए, हम लोग ने फिर भी परमिशन लेने के बाद केस को आते। अब यहाँ ये हुआ कि हामिद साहब उनके बच्चे के घर कुछ बाहर देश से बाहर का जाना हुआ था और ये अक्सर जो है हामिद साहब जो है अपने दौरों पर रहते हैं, इंडिया के अलग अलग जो मुख्तलिफ इलाकों में अपने काम से जाते हैं। कई सालों से जा नहीं पा रहे थे तो कतर कुछ दिन के लिए इनका जाना हुआ। उस दरमियान में क्या हो गया, यहाँ पे शहर के अंदर एक हवा उड़ा दी गई। कुछ लोगों जो बुक्स रखते हैं हमारी तंजीम से और सैयद आसिम अली से, खुसूसन जो लोग बुक्स रखते हैं, उन लोगों ने एक हवा उड़ा दी है कि हामिद साहब केस छोड़ के बाहर चले गए और उनकी तंजीम ने इनको निकाल दिया है आसिम को। और ये बहुत सी चीज़ें वो जो है चर्चाओं जो है अफवाहों को माहौल में गर्म कर दिया। ये सब होने के बाद में फैमिली का जो कॉन्फिडेंस जो है हम लोगों की तरफ से थोड़ा लूज होने लगा, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग कांटेक्ट में थे और कांटेक्ट में नहीं होने की वजह से लोग थोड़ा प्रॉब्लम में आए। हम लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन हमसे बगैर पूछे एक डिसीजन लिया गया जहाँ इनकी फैमिली ने हमारी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में जाते हुए कम से कम उनको एक बार इंटीमेट करते नहीं किया गया। ये लोग उनकी कमर गनी उस्मानी और उनके लोगों की बातों में आ गए और यहाँ की कुछ बेवकूफ़ों नायल लोगों की बातों में आ गए और इन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग अपना केस जो है महमूद कराचा एडवोकेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन्होंने बगैर पूछे हमसे केस को वहाँ ट्रांसफ़र कर। केस ट्रांसफ़र होने के बाद में तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद में हम लोग वहाँ पे गए और जाने के बाद इनकी फैमिली के लोगों से बात हुई थी। इनका कहना था, बोले हम लोगों ने बोले 3 दिन पहले ये केस को बोले महमूद कराचा को बोले ट्रांसफ़र कर। अब ये केस ट्रांसफ़र कर दिया, बताया हमको, यानी दूसरा एडवोकेट इन्होंने हायर कर लिया, तो कम से हमको इंटीमेट करती कि हमारी वर्किंग थी उसके ऊपर में
और वकील को फीस वगैरह भी दे दिए थे। बहुत सी चीज़ें, मसला फीस का नहीं है, पैसों का नहीं है, लेकिन एक वर्क प्रोसेस होता है, बहुत से इंसान तैयारियाँ कर लेता है, लोगों की मेहनत तो जुड़ी होती है उसके पीछे। मेन मोटिव हमारा ये था कि सैयद आसिम अली और बाकी जो आरोपी हैं, हम लोग बाकी आरोपी और उनकी फैमिलीज़ को उस वक्त तक हम लोग नहीं जानते, तो फैमिलीज़ को बीच में तालमेल सही नहीं बैठने की वजह से हम लोग किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे। और इन लोगों ने क्या किया, आसिम अली का केस जो अपने पास में ले लिया। आसिम अली का केस लेने के बाद में तकरीबन 7 से 8 सबसे पहले एडवोकेट महमूद पराचा ने भी इनको यही बोला कि भैया हम लोग चार्जशीट तक के वेट करते हो, चार्जशीट पेश होने के बाद में हम लोग बेल के लिए अप्लाई करें। यानी जो बात कुल मिला के हमारे एडवोकेट ने बोला तो वही बात इनका एडवोकेट भी बोला। चलो ठीक, एडवोकेट महमूद पराचा ने केस तो ले लिया, लेकिन उसके बाद में जब हमको एक खबर पता चली कि एडवोकेट महमूद पराचा केस में इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारी तंजीम का एक स्टैंड है और एक मौकूफ़ है, और माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी का भी स्टैंड रहा है। और हम लोग का ये कहना था कि भाई महमूद पराचा जो देवबंद के और महमूद मदनी के और जमीयत उलमा हिंद के जो केसेस जो है वो देखता है, वो एक देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, जिसके वजह से हम लोग को यहाँ पे मुस्लिम हम लोगों को पानी भी नहीं चलता। चलिए ठीक है, आप अगर बोलते हैं कि लोग कुफारों से केस लड़ाते हैं तो इसमें क्या हाथ है, चलिए ठीक है, उसमें कोई हाथ नहीं, लेकिन महमूद पराचा का जो मैं आप लोगों को एक तारुफ देता छोटा सा, महमूद पराचा जो है इसने आज तक इसको कोई केस में सक्सेस नहीं मिली। इसे जितने केसेस लड़ा है महमूद पराचा ने देवबंद के और जमीयत उलमा हिंद के सब के अंदर में जो है मुस्लिम नौजवानों को जो फेक केसेस में, बॉम्ब ब्लास्ट केसेस में और आतंकवाद केस में जो अंदर किए गए थे, वो सब केसेस में बीच में छोड़ कर भाग चुका है। वो आज सज़ा या तो सज़ा काट रहे हैं, या तो कईयों को सज़ा हो गई, या तो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, या तो जेलों में बंद, और बड़ी मुश्किल से जो छूटे तो छूटे वाला अल्लाह करते हैं। मैं आप लोग बता दूँ, ये एक नाअहल वकील है, इसकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है और इसका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, ना कोई ये बहुत एक्सपीरियंस एडवोकेट है। मैं आपको बता दूँ, इसके साथ में कुछ काम करने वाला, मैं आपको एक नाम बताता हूँ, एडवोकेट अबू बकर सब्बाक। ये इसके साथ में जमीयत उलमा हिंद के केसेस लड़ता था, खुद उसका स्टेटमेंट आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि ये इस तरीके का बंदा है जो पहले स्टार्टिंग में बोलता मैं फ्री में कोई भी केस लड़ूंगा, कौम को लेकर हमदर्दी बताता है। और आपने अक्सर देखा होगा, इसकी वीडियोस आप देखोगे तो न्यूज़ में जब डिबेट में आता है तो इसके पीछे भीमराव अम्बेडकर साहब की फ़ोटो लगी रहती है, और ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही मेरा सबसे बड़ी किताब है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला इंसान। और ये बंदा कभी भी लोगों को ये भरोसा दिलाता है कि भाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केसेस लड़ूंगा, कुछ दिनों बाद फिर ये अपनी फ़ीस जो है चार्ज करना शुरू कर देगा। ये इसके तमाशे हैं, ये हर वक्त इसका धंधा करने का एक तरीका है। और इसके साथ में इनके पार्टनर जो कमर गनी उस्मानी, इन लोगों ने मिलकर केस को लिया हाथ में, और तकरीबन कम से कम 16 से 17 लाख या गालिबन एक जगह से खबर आई कि 21 लाख इन लोगों ने चंदा का जमा करके बतौर एडवोकेट की फ़ीस महमूद पराचा को दिया है। ये हमको हमारे सोर्सेज से सूत्रों से खबर पता चली। अब मैं अगर ये बोलूँगा कि सूत्रों से खबर पता चली, आप बोलेंगे कि आप कुछ कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन जो 16 लाख रुपये जो दिए है उसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसने दिया है। नहीं दिया था इनसे पूछो। तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुका है, आसिम अली आज भी सलाखों के पीछे बंद है। और आसिफ का केस जो है तकरीबन 7 या 8 महीने होने चले, जब हम लोग चाह रहे थे कि इसकी बेल तुरंत हो जाए, तो 7-8 महीने होने के बाद में आसिम अली जो है उसने हमको खबर भेजा कि भैया आप लोग आओ, इन लोगों से केस नहीं जम रहे, आप अपने हाथ में केस लो और मेरे को किसी भी हालत में यहाँ से निकालो। तो इसका कहना यह था कि कमर उस्मानी जो है वो एक प्लानिंग के तहत काम कर रहा है, इसके पीछे पूरा देवबंदियों का नेटवर्क है। और महमूद पराचा जो है केस को मिसगाइड कर रहा है, और इस केस के अंदर में सिर्फ चंदा जमा किया जा रहा है। महमूद का ये जो कमर गनी उस्मानी है नामुसरी सलात पे चंदा खा रहा है और अपनी दुकान चला रहा है, पर ये नहीं चाहता है कि ये लोग बाहर है, क्योंकि अगर से बाहर आ जाएंगे तो उसको चंदा करने के लिए कोई इसके पास रीज़न ही नहीं। जिस तरीके से बीजेपी के पास में राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वैसे कमर गनी उस्मानी के पास में इन लोग का अंदर रहना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये चाहते नहीं कि इनकी बेल हो और ये बाहर। तो हमारी स्टार्टिंग से कोशिश थी कि जनवरी के अंदर में बेल डाल दी जाए और इनको जल्द से जल्द तुरंत बाहर लाए। इनके तमाशों के चक्कर में 7 से 8 महीने गुजर गए, और 8 महीने होने के बाद में भी इन लोगों ने जब ये कुछ नहीं कर पाए और इनके ऊपर में गैंगस्टर एक्ट लग गई। गैंगस्टर एक्ट के बाद में इनके ऊपर में NSA लग जाती गई। 8 महीने के बाद में इसने खबर भेजा सैयद आसिम अली ने कि आप लोग आओ, हम लोग खबर भेजा और इसको हमसे बात करो। यहाँ से सैयद शारिक हुसैन साहब
जो कि तंजीम के ज़िम्मेदार है, वो जब यहाँ पहुँचे और उससे मुलाकात की तो सैयद आसिम अली का कहना था कि भाई यहाँ पे कमर गनी उस्मानी ने तमाम लोगों के अंदर में इंतशार फैला दिया है और अब तक उस वक्त तक के वहाँ पे 4 आरोपी को ऑलरेडी बेल हो चुकी है। अब तक इस केस के अंदर 6 लोगों की बेल हो चुकी है। और आप लोगों को बता दूँ, जितने लोगों की बेल हुई है सब ने अपने अलग अलग वकील हायर करके बेल की है। कुछ वहाँ की तंजीम जो है लखनऊ की, उन लोगों ने मदद की है। बाकी जो 2 लोगों का केस हम लोग देख रहे हैं, इसमें सैयद आसिम अली और जाफ़र सादिक, इन लोगों के केस हम लोग देख रहे हैं, यानी माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी देख रहे हैं। तो 6 लोगों में से एक भी शख्स की जो बेल है महमूद पराचा या कमर गनी उस्मानी की टीम ने नहीं ली। इन लोगों से पूछा जाए, सवाल कायम किया जाए कि जो आपने 21 लाख रुपए जो चंदा जमा किए लोगों से, तो उसका क्या हुआ? आप जब अगर से इतने केपेबल नहीं है तो आपने इतने पैसे लेके किए क्या? और आपको एक और चीज़ बता दूं मैं कि अभी तक के अब तक के महमूद पराचा, एडवोकेट महमूद पराचा वहाँ पे एक भी पेशी में आके खड़े नहीं हुआ। 1-2 बार गालिबन सिर्फ इसके जो जूनियर है वो आके खड़े हुए, और जब फर्स्ट टाइम शायद ये आया था तो उस वक्त में वहाँ पे कुछ हंगामा हुआ तो ये डर के मारे भाग गया, इसको मार पड़ने वाली है करके। अपोजिशन में जो लोग थे, जो कट्टर जो रिलीजियस फैनेटिक्स थे, इन लोगों ने प्लान किए कि भाई इनके वकील को भगा दिया जाए। फिर भी हमारा अलहमदुलिल्लाह एडवोकेट जो है, एडवोकेट जलाल जो है हमारे, ये आके खड़े रहे, डटे रहे और फिर भी अपना केस हाथ में लिए। जब इन लोगों ने हमसे केस ले लिए और 7 महीने टाइम पास करने के बाद में केस को और क्रिटिकल बना दिया, उसके बाद में जब केस हमारे पास आया तो 14 मार्च को यहाँ से सैयद शारिफ हुसैन साहब जब यहाँ से रवाना हुए नागपुर से, और 15 या 16 मार्च को जब मुझे मुलाकात हुई सैयद आसिम अली से, तो सैयद आसिम अली ने जेल के अंदर मुलाकात के अंदर में सैयद शारिफ हुसैन साहब से कहा कि अब आप केस देखो, केस आप ही लड़ो, मेरा केस अलग तोड़ो, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकालो। ये सब होने के बाद में हमने वहाँ से केस को अपने हाथ में हैंडओवर लिए, और जैसा कि आप जानते हैं कि 24 मार्च से पूरे इंडिया के अंदर में लॉकडाउन लगना शुरू हो। केस हमारे हाथ में आया और लॉकडाउन लगने के बाद सारे प्रोसीडिंग्स, कोर्ट के सारी चीज़ें, जेल में मुलाकात, हर चीज़ बंद हो गई। और तकरीबन अभी 1.5 साल होते आ रहे हैं कि सैयद आसिम अली से किसी ने मुलाकात नहीं किया है। बस उसके घर में उसके फ़ोन आते हैं जिसमें उसकी वाइफ से उसकी बात होती है। आप लोगों से बता दूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट जलाल साहब जो है उसका केस देख रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी बेल जो है वो डाल दी गई है और इंशाल्लाह जल्द से वो बाहर होगा। आप लोगों से ये सारी चीज़ें मैं बताना है, वो ठीक है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह और फिट है। बस इतना है, उसको आज भी यही जो है जो आप संसद की शान में गुस्ताखी हो रही है उसको लेके वो फिक्रमंद है। हम लोग तक के उसके मैसेज आते हैं कि आप लोग उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, तंजीम में क्या काम चल रहा है, पार्टी में क्या काम चल रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या काम चल रहा है तंजीम का, और नामों से रिसालत का हम लोग सही तरीके से पहरा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ को लेके हमेशा फिक्रमंद होता है। यहाँ तक कि उसका कहना है कि भाई आप पहले से मेरा केस नहीं देख सकते तो मत देखिए, लेकिन नामों से रिसालत का पहरा दें। हमें को आप ये बात बताइए कि छोटे छोटे 1 साल का बच्चा या 1.5-2 साल के बच्चों को छोड़ के, 2 बच्चों को छोड़ के कोई इंसान, कोई शख्स 2-2.5 साल से जेल की काली कोठरी में बंद है, तो क्या अपनी पार्टी का या अपना नाम चमकाने के लिए वो ऐसी हरकत करेंगे? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और इसका जवाब के लिए मैं आप ही के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। और नामों से रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मसलों को लेकर जो लोग इस तरह से चंदाखोरी करते हैं, चंदा खाते हैं, उनकी क्या सज़ा होनी चाहिए, वो क्या अल्लाह को मुँह दिखाएंगे, और ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं आपके ऊपर सवाल कायम करता हूँ। इसके बारे में आप सोचें। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये शख्स जो है कमर गनी उस्मानी, इसका काम ही यही है लोगों को बरगलाना और लोगों के अंदर में इंतशार फैलाना, और उसके बाद में जब बच्चे मुस्लिम नौजवान जब अंदर जाते हैं तो उनके नाम में चंदा लाना। इसके सारे जो जितने भी जो केसेस हैं, जितने इसने हाथ में लिया है, आज तक कोई भी चीज़ में वो आगे नहीं बढ़ा, ना उसको सक्सेस मिली है। ये सिर्फ चंदा पूरी करता है, चंदा जमा करता है, और उसके पैसे चंदे के नाम से लोगों की ज़कात और चंदे खा के ये लोग अब इसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या ना ये कोई मौलाना है, ना कोई आलिम है, ना मुफ्ती है। इसकी पूरी तहकीक की गई है। ये कश्मीर में जिस वक्त में पूरी तरीके से यहाँ पे कोरोना के पहले जब मैं सीज़ किया गया तो वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था, कर्फ्यू था, तो आप लोग याद होगा कि तकरीबन साल भर तक के वहाँ पे कर्फ्यू लगे रहे कश्मीर के अंदर में। वहाँ भी इसने चंदा जमा के इमदाद के नाम से, इमदाद देने के बहाने भी ये वहाँ गया, लेकिन कुछ भी इसने एक फूटी कौड़ी वहाँ दे के नहीं आया। इसकी उन्होंने तहकीक और तफ्तीश की है। इसने बाबरी मस्जिद का डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट में आया है उसकी रिव्यू पिटीशन मैं चैलेंज करूँगा, करके ये नाम से भी लोगों से प्रेस नोट जारी करके चंदा जमा किया। और आप लोग बता दो, जो भी पढ़ा लिखा इंसान होता है
पढ़ा लिखा इंसान जो होता है या कोई भी जानकार इंसान होता है कानून का, उसको पता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसको चैलेंज जो वही लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस केस में पहले से इन्वॉल्व, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या वक्फ बोर्ड या एक हजरत जो थे अंसारी साहब जो थे जो स्टार्टिंग से इस केस में पार्टी बने, ये लोगों को कानूनी इख्तियार है कि इस डिसीजन को चैलेंज करे कोर्ट और किसी को नहीं। ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला महमूद पराचा, क्या इसको ये नॉलेज नहीं है या ये बेवकूफ़ बन रहा है या दूसरों के सामने बेवकूफ़ अपने आप को बेवकूफ़ बता रहा है या दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में केस को चैलेंज करूँगा, ये बोल के इसने चंदा जमा किया, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया और यही तरीके से नामूस रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी पूरे इंडिया में घूम घूम के इसने करोड़ों रुपये अंदर किया। ये हम लोग का दावा है, ये चैलेंज है और अगर से मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मैं केस से रिगार्डिंग तेरे को अगर से डिबेट करना ना मेरे से आके बात कर। 6 लोगों को जो ज़मानत मिली है उसकी इसका कोई भी उसमें हाथ नहीं है, लेकिन आज भी लोगों में फितूर फैला रहा है कि केस हम लड़ ले, हम देख रहे हैं, हमको चंदा दो और हम उनको मदद कर रहे हैं, उनके घरों में मदद जा रही है। इसकी तरफ से इसकी तंजीम की तरफ से कोई एक टूटी बड़ी की मदद नहीं जा रही है। सूरत वाले लोग हो, चाहे नागपुर के लोग हो, चाहे कर्नाटक के लोग हो, चाहे यूपी के लोग, जितने भी लोग हैं सब अपने घर के ठीक ठाक लोग हैं, सब खाते पीते हैं और सब खुददार लोग हैं माशाल्लाह। कोई ऐसा इसमें किसी के घर में कोई इमदाद नहीं ले रहा है। अगर से कोई वहाँ पे अपने लेवल पे लोकल लेवल पे कोई कुछ उनकी मदद कर रहा है तो उनका ज़ाती फेल है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग बता दूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखेबाज है, इसकी बात में मत आइए। अभी इसने एक नया शोशा लेके आया है, 21 तारीख को ये नरसिम्हन की केस को लेके जेल भरो आंदोलन का इसने ऐलान कर दिया। मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ, हम बात आते हैं नरसिम्हन को लेकर। ये हराम को ना मालूम बाप की औलाद नरसिम्हन, इसको लेके हम लोग ने तंजीम और पार्टी के लोगों ने पहले ही बहुत सारी चीज़ें कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग ने FIRs और बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया के अलग अलग इलाकों से हम लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिए और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी होंगी इसके ऊपर में आने वाले कुछ दिनों में। तो इस हराम को ने जो गुस्ताखिया किया वाकई इसकी सज़ा तो बेशक मौत है, शरीयत के नज़दीक इसकी सज़ा मौत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस बात के कायल है कि मनसब्बा नबी फ़क़ूलू, और इसी के ऊपर में अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। हम लोग ये चाहेंगे कि किसी को इसको लेके कोई मुबाइला हो ना कोई मुनाज़रा हो, जो इसकी सज़ा इसको मिले। कानून क्योंकि हमको इंडिया की इसकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन हम ये भी नहीं कि हम कानून के भरोसे बैठे हैं। हम पूरा ये कानून हमको इजाज़त देता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से पुरजोर तरीके से हम लोग एहतजाज करें और सरकार के ऊपर में और प्रशासन के ऊपर ये दबाव बनाएं कि इसके ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा सब कार्रवाई हो, NSA लगे इसके ऊपर में, UAPA लगे और जितनी कानून के अंदर सख्त कार्रवाई है इसके ऊपर हो। वैसे जो जुर्म किया है वो कोई भी सूरत में नाकाबिल बर्दाश्त। अब मैं बताता हूँ आपको 21 तारीख को जो इसने घोषणा कर दी कि मैं जेल भरो आंदोलन कर रहा हूँ। अभी को आप एक बात बताइए, अभी इंडिया के अंदर में पेंडेमिक लॉ लगा है, 144 लगी हुई है और मुख्तलिफ स्टेट्स के अलग अलग कानून। इसने लोगों को वर्गलाया और ये वर्गलाना बोलना मेरे लिए इसलिए मैं जाहिर समझता हूँ क्योंकि ये इसकी नीयत ठीक नहीं है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों को लेके बेदारी दी जाए, लोगों को बेदार किया जाए। का बस सही अकीदा होना शर्त है, सही अकीदा हो, साहिब ईमान हो। बाकी आप बहस ना करें कि नमाजें कितनी पढ़ता है, आलम फाजल कितना है। बुजुर्ग फरमाते हैं कुरान का सफ़ा अगर कभी कीचड़ में भी गिर जाए ना, उस पे पैर नहीं रखा जाता, उसे फिर भी धो के चूमा ही जाता है, क्योंकि वो सफ़ा कुरान का है। फरमाते हैं तू सैयद पे बहस ना करके नेक कितना है और परहेजगार कितना है, करता क्या है, तू अपने अमाल पे गौर कर और ये समझ ये कोई आम नहीं, ये खून रसूल है।